सीएम योगी 7 बजे करेंगे बैठक। कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की होगी बैठक। बैठक में आला अधिकारी होंगे शामिल। सीएम योगी ने उठाया बड़ा कदम। बाढ़ प्रभावित जिलों में भेजी टीम। 11 जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। कहा सपा की साइकिल होगी पंचर। फर्जी वोटों पर चली साइकिल। बीजेपी की कार्यकर्ताओं संग बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक में रहे मौजूद। कहा तिरंगा यात्रा जनसंपर्क अभियान पर मंथन। औरैया में बाढ़ का कहर जारी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। लोगों को दी राहत सामान और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध करवाई। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी अहम बैठक, जहां कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की होगी बैठक। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, एडीजी लॉ ऑर्डर रहेंगे शामिल। आला अधिकारी इस बैठक में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ 7 बजे करेंगे समीक्षा बैठक। कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की बैठक होगी और बैठक में आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस सबकी बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे करेंगे बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी, जहां कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की होगी बैठक और डीजीपी, प्रमुख और सचिव गृह इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही आला अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 7 बजे करेंगे बैठक। कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की अहम बैठक होगी, जहां बैठक में आला अधिकारी भी शामिल होंगे और सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 7 बजे बैठक करेंगे। कानून, बाढ़ और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी और इसके साथ इस बैठक में आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पूर्ववर्ती सरकारों पर भर्तियों में भ्रष्टाचार और भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों में ना तो पारदर्शिता थी, ना ही योग्यता का सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले हर भर्ती पर बोलियां लगती थीं, पैसों का लेन देन होता था, भेदभाव होता था। इससे युवाओं के हितों पर भी और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बुरा असर होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ड्रोन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा और संदिग्ध मामलों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए। राज्य में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और नियमित सुरक्षा पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ के बढ़ते संकट को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम 11 का गठन किया है। यह टीम राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेगी और रात वहीं रुककर हालात की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोगों की जान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। राहत और बचाव कार्य में कोई भी कोताही न बरती जाए। गोंडा से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां जिले के मोतीगंज क्षेत्र में दर्शन करने जा रहे लोगों की बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिससे मौके पे ही 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी में कुल 15 लोग सवार थे, जो कि किसी धार्मिक स्थल की ओर जा रहे थे। हादसा इतना गंभीर था कि केवल 4 लोगों की ही जान बची, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंच चुके हैं और राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटों के सहारे जो साइकिल अब तक चल रही थी, अब वे आगे पंचर हो जाएगी। साथ ही अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित तक बता दिया और कहा कि भला कोई प्रगति से कैसे लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसे यज्ञ के रूप में लेगा और पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगा। फर्जी वोटों के बल पर समाजवादी पार्टी का जो कुछ आप कहीं कहीं साइकिल चलती हुई देखे हैं, वो आगे पंचर रहेगा। प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही है कि आतंकवाद का रंग होता है, हरा रंग होता है। देखिए, उन्होंने क्या कहा है उस पर मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो गए। प्रयागराज को लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, प्रयागराज के विकास को लेकर अखिलेश यादव भी एक्सपोज डाल रहे हैं। अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में आयोजित बीजेपी की संगठन बैठक में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बीजेपी किस प्रकार जन जन तक पहुंचे, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि बैठक में तिरंगा यात्रा को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राष्ट्रभक्ति के इस अभियान से जोड़ा जा सके। ब्रजेश पाठक ने जोर देकर कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि हर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय रहे और सरकार के उपलब्धियों तक जनता तक सही रूप से पहुंचाया जाए। पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके एक चर्चा कर रही है। आगामी दिनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किस ढंग से हमको जन जन तक पहुंचना है, तिरंगा यात्रा के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा आगामी व्यवस्था को लेकर कैसे हम सभी लोगों को बूथ तक पहुंचा पाएं, मतदाता सूची में सबका नाम आ जाए, किस ढंग से आगे काम करना, उस पर विभिन्न विषयों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गंभीर लापरवाह रवैये की खबर सामने आई है। भाजपा की झंडी लगी एक फॉर्च्यूनर कार ने सड़क पर स्कूटी सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ ही बता दें कि शिकायत के आधार पर पीछा कर फॉर्च्यूनर कार को रुकवाया गया और कार को थाने ले जाया गया, जहां जांच में सामने आया कि कार में कुछ युवक और एक महिला सवार थे। इसके साथ ही कार में बैठे युवक नशे में धुत थे और पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस हादसे को लेकर पुलिस अब गंभीर रुख अपनाते हुए कार सवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बीजेपी की झंडी लगी होने के कारण मामला और भी संवेदनशील बन गया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी प्रतीकों का इस्तेमाल कानून से बचने के लिए किया जा रहा है। विकास और अंकित, इन्हें अरविंद जो कि इनके विकास के बहनोई थे, वो लेके आए।
कहाँ से लाए? अंकित के पिता का नाम सर पता है? विकास के पिता जो इन्होंने लिखवाया विदपाल सिंह लिखवाया है और अंकित के पिता हैं सुधीर। कहाँ के रहने वाले हैं? किशनपुर। तो सर ये क्या एक्सीडेंट में किसी कार द्वारा घायल हुए थे? जो इन्होंने हमें बताया वो एक्सीडेंट बताया है। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, कहाँ के रहने वाले हो आप? किशनपुर। क्या आपका ये घायल कैसे हुए हो आप? एक्चुअली हम गाड़ी मोड़ रहे थे। हाँ। मोड़ते हुए में एक स्पीड में स्कार वो फॉर्च्यूनर आई और उसने मतलब बिल्कुल नहीं रोका, उसने डायरेक्ट एक्शन मारा और डायरेक्ट मतलब उसने ब्रेक ही नहीं मारी। उस वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग घायल हुए हैं? हम 3 लोग। तीनों लोग आपस में कौन है? एक मेरा भाई, एक मेरा भतीजा। क्या नाम है दो तीनों के? विक्की और अंकित। तीनों कहाँ के रहने वाले? किशनपुर। किशनपुर। कौन सा थाना लगता है आपका? क्वार्टी। अच्छा, घायल जो आप हुए हैं तो एक्सीडेंट ये कहाँ हुआ था? ये आपको कोतवाली से पहले। गोरखपुर में कानून के रखवालों ने अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। बेलीपार थाना पुलिस ने चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 वंचित अपराधियों को गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा किया है। आरोपी के पास से करीब 31 लाख रुपए के आभूषण, नकदी, भारी मात्रा में गांजा और चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ जिले में सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ किया, बल्कि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम में अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल का कॉरिडोर अचानक से गिर गया, जिसमें अधिवक्ता संजीव शर्मा, उनके बेटे साहिल शर्मा और उनका डॉग फ्लाइट में फंस गए। दमकल विभाग ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी और अपार्टमेंट की सुरक्षा पर सवाल अब उठने लगे हैं। आज दिनांक 3 अगस्त 2025 को समय लगभग दोपहर को 1 बजे फायर स्टेशन वैशाली को सूचना प्राप्त हुई थी। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट जो कि सेक्टर 17 वसुंधरा में पड़ता है, उसमें छज्जा गिर गया है, जिसके कारण कुछ लोग फ्लैटों में फंसे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तत्काल डिजास्टर रेस्क्यू टेंडर और एक फायर टेंडर घटनास्थल में भेजा गया। वहाँ जाके देखा तो एक फ्लैट में 2 लोग और एक डॉग फंसा हुआ था, जिसको फायर लेडर की सहायता से तत्काल टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से खाद घोटाले जैसी गंभीर आशंका को जन्म देने वाली बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना देहात क्षेत्र के जोरठी रोड पर जिला कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक गोदाम और 14 ट्रक को कब्जे में लिया है। कार्रवाई की शुरुआत उस वक्त हुई जब कृषि विभाग की टीम ने पहले एक भारी ट्रक को रोका, जिसमें बड़ी मात्रा में खाद लदी हुई थी। इसके बाद टीम रोड स्थित एक संगीत गोदाम पर पहुंची और गोदाम के बाहर ताला लटका हुआ मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने तत्काल गोदाम स्वामी से संपर्क साधा और कुछ देर में गोदाम का ताला खोला गया और भीतर जो सामने आया उसने कृषि विभाग को चौकन्ना कर दिया। गोदाम में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के नाम पर ब्रांडेड भारत यूरिया और अन्य खाद के कट्टे पाए गए। मौके पर खुद जिला कृषि अधिकारी गौरव प्रकाश मौजूद रहे और पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी की। सूचना मिलते ही थाना देहात प्रभारी विजय कुमार गुप्ता भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल खाद के स्टॉक और सप्लाई चेन की जांच की जा रही है। पूरा मामला ये है कि ये गोदाम एक इंडस्ट्रियल एरिया में है। जिस फर्म की यूरिया यहाँ पर आई है, ये अनुदानित यूरिया है, सब्सिडाइज्ड यूरिया, नीम कोटेड। क्योंकि आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए हमें शिकायतें मिलती रहती हैं कि सब्सिडाइज्ड यूरिया का डाइवर्जन फैक्ट्रियों में होता है। आसपास प्लाईवुड फैक्ट्रीज बहुत बड़ी मात्रा में है यहाँ पर, तो उसी की जांच की गई है। यहाँ पर जो यूरिया मिली है, बाहर एक ट्रक भी है और इस गोदाम में भी है। इसकी जाँच की जाएगी कि इस यूरिया की सेल जो पहले स्टॉक आया था, वो सेल किसको की गई। अगर बिक्री किसानों को की गई है, जाँच में पाया जाता है, तब तो ठीक है नियमानुसार। लेकिन अगर इसके विपरीत इसका डाइवर्जन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
थाना बेलीपार पुलिस ने अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास 31 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, 1.04 लाख रुपए नगद और करीब 4.5 लाख रुपए की कीमत वाला 45 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक चोरी की स्कूटी, हथौड़ी, स्टील की पाइप और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं जो चोरी में प्रयुक्त हुए थे। यह संयुक्त कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी बासगांव के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष बेलीपार विशाल कुमार सिंह, सर्विलांस सेल और एंटी सेल की टीम द्वारा की गई है। उनके वो एसपी साउथ के निर्देशन में उनके सर्कल ऑफिसर व थाना की टीम व एंटी थेफ्ट सेल की टीम के द्वारा एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया। बड़े गैंग को अरेस्ट किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 31 लाख रुपए के आभूषण, लगभग 1,05,000 रुपया और 45 किलोग्राम गांजा, जो कि चोरी किए गए माल से बरामद, जो उनके पास पैसा आया था उसको बेच करके उनके द्वारा क्रय किया गया था, वह बरामद किया गया है। इसमें 5 व्यक्तियों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह के बारे में हमको जानकारी मिली है, जिसपे काम करते हुए 2 व्यक्तियों को, सुजीत पासवान व विशाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। जो इनके अन्य साथी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई है और इनके पास से हमारी बरामदगी हुई है। इसमें हमारे बेलीपार थाना क्षेत्र बेलीपार में मुकदमा अपराध संख्या दर्ज हुआ था नकबजनी के संबंध में, जिसमें एक व्यक्ति जो कि इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था, पीछे से उसके घर में चोरी कर ली गई थी। तो उस केस का अनावरण हुआ है। उस केस में जो भी आभूषण गए थे उनमें से कुछ आभूषण, उस केस के जो पैसे गए थे वह पैसे और काफी आभूषण जो इनके द्वारा गला दिए गए थे उसकी भी जानकारी मिली है। उस संबंध में भी कार्य हुआ है। ये टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और भारी मात्रा में जो इनके पास से कीमती आभूषण बरामद हुए हैं उनके संबंध में अग्रिम हमारी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की कार्रवाई भी चल रही है। इनमें जो इनके साथी थे जो कि ले जा करके उन आभूषणों को ज्वेलर्स के यहाँ पे बेचने का कार्य करते थे, उसमें एक महिला का नाम भी आया है, जिसको जो भी हमारी वांछित अभियुक्त है जिसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। एवं इनके जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक हाईवे पर बाइक पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के इस हाईवे पर युवक ने न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाला बल्कि दूसरे राहगीरों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार बाइक पर खड़े होकर युवक बैलेंस बना रहा है, जबकि पीछे से गुजरते वाहन उसकी हरकत से घबरा जाते हैं। इस जानलेवा स्टंट को देखकर हाईवे से गुजर रहे लोगों के होश उड़ गए और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और वीडियो की मदद से युवक की पहचान कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हापुड़ में एक नाबालिग के साथ हैवानियत और उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतक बच्चा गाजियाबाद के रास्ता का रहने वाला था और पढ़ाई के सिलसिले में अपने जीजा के घर हापुड़ आया हुआ था। शुरुआत में बच्चे की मौत को बीमारी का नाम देकर दफन कर दिया गया, लेकिन परिजनों को तब शक हुआ जब अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने मासूम के शरीर पर संदिग्ध निशान देखे। इसके बाद परिजनों ने डीएम अभिषेक पांडे और एसपी को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और प्रशासन की अनुमति के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट सामने आते ही हैवानियत की पुष्टि हो गई और मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मासूम का जीजा निकला, जो बता दें कि पैसे से मस्जिद में ईमान है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगरा जिले के शमशाबाद क्षेत्र में स्थित एक स्कूल की छात्रों ने इस बार रक्षाबंधन को खास बना दिया है। छात्रों ने अपने हाथों से सुंदर राखियां तैयार की हैं और उन्हें सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भेजा जा रहा है। ये राखियां विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में सहभागी और देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात फौजी भाइयों के लिए तैयार की गई हैं। छात्राओं ने डाक विभाग की मदद से यह राखियां देश के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर भेजी हैं, ताकि रक्षाबंधन के मौके पर देश की रक्षा कर रहे वीर जवानों की कलाई सूनी न रहे। इस पहल के जरिए छात्राओं ने न केवल देश के जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त किया, बल्कि देश प्रेम और सामाजिक सरोकार भी एक मजबूत मिसाल पेश की है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह परंपरा आगे भी जारी रखी जाएगी, जिससे छात्रों में देशभक्ति की भावना और मजबूत हो सके।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस ने बता दें कि ठगों के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। कोतवाली नगर पुलिस ने एक सुनियोजित अभियान के तहत 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कई राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे की गई और नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान कृष्णा होटल पुलिस चौकी के सामने से इन सभी आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार ठगों में साहिल खान, अफजाल और विष्णु और फिरोज, नीरज, अमन अंसारी, मोहम्मद परवेज और अफजल के नाम शामिल हैं। इनके पास से $20 के 12 नोट, $1 के 50 नोट और हिसाब किताब की 4 डायरियां और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह फर्जी सिम और फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर लोगों से संपर्क करते थे। $1 की वो रहती है, गड्डी रहती है, उसमें कागज लगे रहते हैं, न्यूज़पेपर और क्या नाम है $1 रहता है। डॉलर हम सामने वाले को दिखाते हैं तो ये बोलते हैं कि क्या नाम है भाई ये $1 कहाँ चल जाएगा। सामने वाला बोलता है कि भाई मैं ले लूँगा। तो हम कहते हैं कितने रुपये दोगे। वो कहता है कि भाई हम 10,000 15,000 जो भी है हम दे देंगे। तो हम कहते हैं ठीक है वो दे दो। हम उसे वो दे देते हैं, वो ले लेता है और उसके बाद हम वहाँ से पुलिस बोल के भाग जाते हैं। पुलिस बोल के अपने आप को पुलिस बताते हो? नहीं, हाँ, पुलिस आ गई। हमारे साथ 1-2 बंदे रहते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस पुलिस पुलिस। तो हम वो भी भाग जाता है, वो खोलता नहीं है वहाँ पर, देखता नहीं और हम भी निकल जाते हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों को ऐसे लगा चुके हो? पहली बार था हमारा यहाँ पर भी और क्या नाम है हम कहीं और भी नहीं। ये तो तरीका पहली बात है, ये ऐसे कोई दूसरा तरीका क्या है और क्या क्या तरीका? ये काम हमने करता हमसे रफीक ने जो है ना आगे का जो वो करता था काम, उसने हमें यहाँ पर भेजा था काम करवाने के लिए कि ऐसे ऐसे जैसे भी। तो एक तरीका और बताओ, रफीक कैसे कार्य करता है? रफीक कैसे कार्य करता है? जैसे मैंने बताया कॉपी वही उसने तो हमें बता रखा था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसा करना। 8 लोगों का एक अंतरप्रांतीय गिरोह पकड़ा गया है और उल्लेखनीय है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष रात्रि चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। जैसा कि प्रतिदिन हमारी गश्त होती है, उसके अतिरिक्त भी क्षेत्र में ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी करने या फिर अन्य चीज़ों में मामूर हैं। लिहाजा उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र में क्षेत्र के जो हमारे SHO थे, उन्होंने भी चेकिंग में अपने व्यस्त थे। इसमें ही सतर्कता रखते हुए उन्होंने रोडवेज के आसपास और जो होटल्स थे और उसमें भी जो है कि गश्त कर रहे थे। तो कुछ संदिग्ध चीज़ें जो है कि उनको लगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को देखकर उनको लगा कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति ठहरे हो सकते हैं, रुके हो सकते हैं। लिहाजा और उस पर उन्होंने वर्कआउट किया तो पता चला कि यहाँ पे एक ठगों का जो भी गिरोह रुका हुआ है और वह जो है कि क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करने जा रहा है जिससे कि संभावित है कि यहाँ के मऊ की जनता को वो ठगी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बाढ़ के खतरे की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। जिले के बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा आज सुबह 8 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ाव है और इसके साथ ही खतरे के निशान को पार कर चुका है। देखिए, चक्की नौरंगा में लगातार कटान हो रही है, ये सूचना भी मिल रही थी और इससे पहले भी मैं 3-4 बार जा चुका हूँ। उसी सूचना के आधार पर मैंने आज दौरा किया और दौरे का 3 उद्देश्य था मेरा। पहला यही था कि आकलन करना कि स्थिति क्या है वर्तमान। दूसरी कुछ शिकायत हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी हमें मिल रही थी, तो इसलिए आज वहाँ पे हमने एक कैंप का आयोजन किया था। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की कमी रही है, पहले भी PSC जो था वो नौरंगा में है, चक्की में नहीं था, तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश के उपरांत वहाँ पे अब एक अस्थायी रूप से बाढ़ तक एक चिकित्सक और एक पशु चिकित्सक वहीं पे रहेगा। मान जी कहाँ जाते नहीं? सामान बांध हो कहाँ घर पड़े आपका? नौरंगा। नौरंगा कहाँ लेके जाते नहीं? गांव में धर बांध पर। तो कहाँ लेके जाते नहीं? कबाड़ी वाड़ी केवाड़ी निकाल बट घर फंसे तो कहाँ जाइए? अच्छा, कौना गाँव में फंसा था? नौरंगा में बड़ा था। हाँ, गंगा जी के पानी से। हाँ, तो उनसे भौसे का तैयार बता, उनसे गढ़ा में गिरेगा तो कुछ सामान लेके कहाँ रहो? सब सामान बांध पर धराई हुई जो रोटी लगी। जी, क्या नाम है आपका? मैं रविंदर पांडे जी, ग्राम सभा नौरंगा जी। यहाँ पर ये कौन सी जगह है? ये चक्की नौरंगा भगवानपुर है। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ पर बहुत बृहद स्थिति है। यहाँ पर गंगा का कटान इतना तेजी से हो रहा है, यहाँ के सारे लोग अपने घर छोड़ करके, घर का सारा सामान निकाल करके
बंधे पर जा करके और पलायन कर रहे हैं। यहाँ गंगा माँ इतना रौद्र रूप पकड़ी हुई है, यहाँ के सारे लोग की क्या स्थिति है वो तो आप भी देख रहे हैं और भगवान माफ करेंगे। अभी तक यहाँ पर कोई राजनीतिक सेवा, कोई भी समाज सेवी यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। यहाँ भी कटान है, हमारे नवरंगा में भी कटान है उसी तरह से, और कोई मदद अभी तक हमारे यहाँ आज से ये सुरभान सिंह जी आए हुए हैं। जी अपना एक परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार ठाकुर, ग्राम प्रधान नवरंगा जी। यहाँ चक्की नवरंगा में कटान बहुत तेजी से हो रहा है, कुछ नवरंगों में हो रहा है। यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ राशन दिया गया था, किंतु अभी तक पका पकाया भोजन कुछ लड़के दिए थे, बाकी रेगरोल के लिए हमारे बैरिया विधानसभा के सुरभान सिंह ने, समाजसेवी ने यह कहा है कि जब तक बाढ़ रहेगी तब तक चक्की नवरंगा के लिए मैं दोनों टाइम भोजन पका पकाए खिलाऊंगा। आज से काम उनका शुरू भी हो गया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।